अच्छा, ये सिंपल सा टॉपिक है, फाइंडिंग द एविडेंस। इससे पहले हमने पढ़ा कि ईबीपी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स कि आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले था कि आप एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है, सही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, पेशेंट आपके पास आते हैं, आप या तो आपके जहन में ही सवाल आ सकता है कि यार ये इंटरवेंशन इसे अगर मैं दूं तो ये काम करेगी कि नहीं, तो इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में आपका सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो है आपके जहन में ही सवाल आ सकता है कि अगर इसको ये डिजीज़ है तो ये कितने टाइम बाद ठीक हो सकती है, प्रोग्नोसिस के बारे में आपके जहन में सवाल आ सकता है। इसके अलावा आपके जहन में ही सवाल आ सकता है कि अगर ये जो टेस्ट मैं इस पे परफॉर्म कर रहा हूँ डायग्नोसिस के लिए, तो वो टेस्ट क्या ठीक है कि नहीं है, इसकी ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। इसके अलावा आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये अगर ट्रीटमेंट में से दूँ तो इसके बारे में पेशेंट्स का क्या परसेप्शन हो सकता है, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ये आपके जहन में सवाल आ सकते हैं ना। तो आपके जहन में जब ये सवाल आता है तो फर्स्ट स्टेप आपके जहन में सवाल आ गया, फिर आपने वो क्वेश्चन जो था राइट डाउन कर दिया, और उसके लिए आप एविडेंस ढूंढोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, एविडेंस ढूंढोगे। सही, एविडेंस किस फॉर्म में हो सकता है वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू, यही एविडेंस ढूंढना लिटरेचर को। अभी तक जो मौजूदा आपके पास जो इलम नेट या कहीं और प्रेजेंट हो उसको आप रिव्यू करें तो इसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, सही है। तो लिटरेचर रिव्यू में बुक्स आ सकती है, जर्नल आर्टिकल्स आ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स आ सकते हैं। इन सब में क्या होता है, लिटरेचर होता है। इन सब में रिसर्चेज या कोई इलम की चीज़ होती है, सही है, जिसके थ्रू आप एविडेंस ले सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में पार्टिकुलरली वेब बेस्ड डेटाबेसेस होती है जिसमें आपको रिसर्चेज मिल सकती है। तो वो आगे देखें कि कौन कौन सी डेटाबेसेस फिजियोथेरेपी में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो इसी ये जो वेब बेस्ड डेटाबेसेस है ना, जो हम लोग जिस पे ज़्यादातर रिसर्चेस ढूंढते हैं, तो इसी के बारे में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है, सही है। इसको ऐसे ढूंढेंगे तो इन जो डेटाबेसेस होते हैं इनमें एक चीज़ कॉमन होती है। उससे पहले आपको बता दूं लिटरेचर की टाइप्स। प्राइमरी सोर्स मतलब रिसर्च एक बंदे ने की है, वो डायरेक्ट जिधर पब्लिश करते हैं वो प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। ज़्यादातर जर्नल आर्टिकल्स हो गए, थीसिस डिसर्टेशंस हो गई, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट हो गए। एक कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बंदा बता रहा है कि मैंने ये किया था, वो किया था और ये रिजल्ट आया था, तो ये सब जो है प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा बुक्स में सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा मिलता है। कैसे कि बुक्स में आप देखते हैं कि उधर रेफरेंसेस लिखे होते हैं आखिर में पेज में, ठीक है। बुक एक ऑथर की होती है, वो जो है अपनी बातें बीच में ऐड करता है और साथ ही साथ रेफरेंस का हवाला देता है, एक रिसर्च का हवाला देता है। तो रिसर्च के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो अपनी बुक में डाल देते हैं, तो ये सेकेंडरी सोर्स होता है। इसके अलावा मेटा एनालिसिस और सिस्टमेटिक रिव्यूज़ जो है ये भी एक प्रोफेशनल लिटरेचर की टाइप है। तो मैंने बताया कि ये जो डेटाबेसेस होते हैं इनमें एक चीज़ कॉमन होती है, जो वेब डेटाबेसेस होते हैं। जिस तरह आप कोई वेबसाइट खोल लें जिसमें रिसर्चेज होती है, जैसे कि पेड्रो हो गया, तो उसमें सबसे पहले तो सर्च बार होती है, सही है, जिधर आप सर्च कर सकते हैं आइटम्स, ठीक है। ज़्यादातर कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, जैसे कि अब एक डिजीज़ का नेम है वो एक कीवर्ड हो सकता है। आप कोई इंटरवेंशन के बारे में चेक कर रहे हैं तो इंटरवेंशन का नेम जो है वो कीवर्ड हो सकता है, जैसे टेंस, TENS टेंस, ये कीवर्ड है। इसी तरह ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन ये कीवर्ड है। इसके अलावा अगर पेन रिडक्शन ये कीवर्ड है। तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप बूलियन ऑपरेटर्स के साथ पुट करते हैं, सही है। तो बूलियन ऑपरेटर्स क्या चीज़ है, ये एंड और नॉट को कहते हैं, जो कि बहुत पहले बनाए गए थे और ये जो है रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। कैसे, अगर एंड आया है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे दो दोस्त हैं, लेट सपोज दोस्त नंबर ए एंड दोस्त नंबर बी, सही है, टू फ्रेंड्स हैं। मैं कहता हूँ ए एंड बी दोनों इनवाइटेड है, ए एंड बी इनवाइटेड टू माई वेडिंग, सही है। तो मतलब ए भी आएगा और बी भी आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है। ए एंड बी का ही मतलब वो। अगर मैं कहूँ ए और बी, तो या ए आ सकता है मेरी शादी में, या बी वाला दोस्त मेरी शादी में आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं कहूँ ए नॉट बी इनवाइटेड टू माई वेडिंग, तो इसका मतलब है ए मेरी शादी पे आएगा लेकिन बी ने नहीं आना, ठीक है। तो इसी तरह जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसमें आप बूलियन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, सिंपल जो सर्चेज होती है उसमें। इसके अलावा एडवांस में भी कर सकते हैं। तो जिस तरह इधर ये देखें पपी और किटन है, तो इधर अगर एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है पपी एंड किटन, मतलब दोनों आने चाहिए। तो ये अगर पपी वाला देखिए, पपी का सर्कल अलग है, किटन का अलग है, और ये दरमियान में आपस में कोलाइड हो रहे हैं, पपी और किटन एक साथ जो इनका जो सर्कल बन रहा है, तो वो येलो वो है। मतलब ये जो जगह है ये इसकी रिसर्चेज मिलेगी मुझे, पपी और किटन दोनों की मिलेगी। अगर पपी और किटन मतलब या पपी भी आ सकता है,
किटन भी आ सकते हैं, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। इसी तरह पपी नॉट किटन, मतलब कि किटन या किटन और पपी एक साथ नहीं, सिर्फ पपी चाहिए, सही है। तो ये सब जो होती है डॉगी का बेटा या, तो ये बूलियन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इस तरह की और एग्जांपल दी हुई है। अगर आप सर्च करते हैं मेटलैंड मोबिलाइजेशन एंड मुलिगन मोबिलाइजेशन, तो आपके पास सर्च में क्या आएगी, मेटलैंड मोबिलाइजेशन और साथ ही साथ मुलिगन मोबिलाइजेशन, दोनों सर्च में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। जो रिसर्चेज आपके पास आएगी उनमें दोनों टॉपिक्स एक साथ मेंशन हो गए। जबकि अगर और आपने लगाया तो मेटलैंड भी आ सकता है, मुलिगन भी आ सकता है, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। नॉट लगाया है तो मेटलैंड आएगा जबकि मलिगन नहीं आएगा। इसके थ्रू आप रिसर्च को नैरो कर सकते हैं, ठीक है, आप जो फाइंड करना चाह रहे हैं एविडेंस। तो हम लोग अभी एविडेंस ढूंढ रहे हैं। आपके जहन में एक सवाल आया है जिस तरह कि टेंस इफेक्टिव है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, फॉर पेन रिडक्शन, नहीं, ठीक है, ये आपके जहन में सवाल आ गया। आपने कीवर्ड में पुट किया टेंस एंड पेन रिडक्शन, मतलब टेंस एक कीवर्ड हो गया, पेन रिडक्शन एक कीवर्ड हो गया और साथ एंड लगाए, तो ये दोनों चीज़ें रिसर्च में आएगी आपके, टेंस भी आएगा साथ ही साथ वो भी आएगा पेन रिडक्शन। और आप अगर नैरो डाउन करना चाहते हैं, आप कहते हैं नॉट अल्ट्रासाउंड, तो आप लेट सपोज अल्ट्रासाउंड को अपने इस रिसर्च से हटा दिए, तो अल्ट्रासाउंड जिस रिसर्च में होगा वो नहीं आएगा। तो ये इस तरह आप बूलियन ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सर्च लिमिट्स, इसमें आप जो है सर्च को जो है लिमिट कर सकते हैं, मतलब कि आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रिसर्चेस को। आपने एक डेटाबेस गए, जिस गूगल स्कॉलर हो गया, आपने पुट किया उसमें नेम, आपके पास काफ़ी रिसर्चेज आ जाएगी। आप एडवांस में जाके आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम की रिसर्चेज मुझे 2015 से लेके 2020 तक, ये 2020 अभी तक जो चल रहा है 24 तक, तब तक। इसके अलावा आप ये उसमें चेंज कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ आरसीटीज़ चाहिए या किसी अलग टाइप की रिसर्च चाहिए। इसके अलावा लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें एडवांस सर्च में काफ़ी ऑप्शंस होती है, ठीक है। हर एक डेटाबेस का फिर एडवांस सर्च अलग अलग होता है, सही हो गया। तो एज भी इसमें आप डाल सकते हैं। तो एविडेंस हम कहाँ से ले सकते हैं, सही हो गया। बुक्स वगैरह तो वो तो पहले हमने लिटरेचर की टाइप्स पढ़ ली ना, जिधर से जर्नल्स हो गए उधर से एविडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में हम कहाँ से ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर, इसके अलावा रिसर्च डेटाबेसेस, सही है। रिसर्च डेटाबेसेस जो होती है, बाज़ वेबसाइट्स होती है जिसमें रिसर्चेज होती है। फिजियोथेरेपी हम लोगों के लिए जो मोस्टली है वो पेड्रो होती है, या कॉकरेन भी हो सकता है। अच्छा, पबमेड है जिसमें आपको हेल्थ और मेडिसिन के रिसर्चेज मिलेगी। इस तरह पेड्रो है जो कि फिजियोथेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी एविडेंस डेटाबेस, पीईडी पेड, ठीक है। तो इसमें फिजियोथेरेपी की रिसर्चेज होती है। स्कोपस में आपको जो है साइंस टॉपिक्स की रिसर्चेज मिलती है। इसके अलावा सेनाहल में आपको नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ, NIH इसमें आया हुआ है, नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ, तो ये उसके बारे में आपको काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे। इसके अलावा और जो डेटाबेसेस है वही सब लिखे हुए हैं, इन सब में आप सर्च कर सकते हैं आर्टिकल्स। बाज़ पेड है, बाज़ अनपेड है, ठीक है। बाज़ आर्टिकल्स फिर हर एक में बाज़ पेड होते, बाज़ नहीं होते। अच्छा, कौन सा सोर्स ट्रस्ट करना चाहिए हमें, कौन सा डेटाबेस या कौन सा सोर्स हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ जर्नल, और साथ ही साथ जिस बंदे ने वो किया है, ठीक है, रिसर्चर जो था वो कैसा था। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं हाँ ये रिसर्च ठीक है, भरोसे लायक है। तो क्वालिटी ऑफ स्टडी, इसके बाद है क्वालिटी ऑफ जर्नल और प्रोडक्टिविटी ऑफ साइंटिस्ट या जो भी है, ठीक है। तो स्टडी में जो है ये एक हियरार्की का टेबल है जो कि साइंटिफिक एविडेंस का है। ये सबसे पहले बताता है कि अगर नीचे देखें, सबसे नीचे जो इन्फीरियर लेवल पे है वो केस रिपोर्ट्स है, ओपिनियन पेपर्स और लेटर्स है। केस रिपोर्ट्स किसे कहते हैं, एक लेट सपोज पोलियो का केस आया है, स्टार्टिंग में नया नया अगर केस आया है, ठीक है, किसी को पता नहीं है पोलियो के बारे में, लेट सपोज, तो एक डॉक्टर वो देखता है और बताता है सबको, लिख के बताता है, एक केस रिपोर्ट कर देता है और वो सब पढ़ते हैं कि अच्छा ये केस आया था, ये डॉक्टर ने इसमें ये किया, उसके ये साइन सिम्टम्स थे, तो केस रिपोर्ट कहलाता है। वो एविडेंस है लेकिन इन्फीरियर लेवल है। इसके अलावा ओपिनियन पेपर्स हो गए, लेटर्स हो गए। फिर एनिमल ट्रायल्स, अब पोलियो की लेट सपोज वैक्सीन बन रही है, सबसे पहले एनिमल पे टेस्ट होती है, तो हमारे पास एविडेंस है कि चलो एक वैक्सीन ने एनिमल पे काम किया, ये हमारे पास एविडेंस है। लेकिन इंसानों पे तो अब ट्राई करना थोड़ा वो होगा कि रिस्की होगा, तो ये इसलिए दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में जो आप एक ही टाइम पे जो है सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और बस उसके नतीजा निकालते हैं। इसके बाद क्विज कंट्रोल स्टडीज़ होगी जिसमें कंट्रोल ग्रुप आ जाता है।
अगर रैंडमाइजेशन हो तो बहुत ऊपर आता है। बीच में कोहॉर्ट स्टडीज़ आ जाती है जो कि इससे भी ऊपर लेवल ऑफ एविडेंस है केस कंट्रोल से। कोहॉर्ट में जो है आप टाइम रिलेटेड देखते हैं, वक्त के साथ साथ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस आ रही है। ज़्यादातर प्रोग्नोसिस के लिए कोहॉर्ट स्टडीज़ यूज़ की जाती है। आरसीटीज़ हो गए जिसमें रैंडमाइजेशन आ जाए, कंट्रोल ग्रुप और जो इंटरवेंशन ग्रुप है उसमें। और मेटा एनालिसिस सबसे ऊपर है, मेटा एनालिसिस और सिस्टमेटिक रिव्यू, सही है। तो ये जो है क्वालिटी ऑफ स्टडी। तो अगर आपके पास आरसीटी की रिसर्च है, ठीक है, जिसमें आरसीटी वाला मेथोडोलॉजी यूज़ की गई है, तो वो सुपीरियर होगी इन बाकियों से। तो इसका एविडेंस अच्छा होगा, मेटा एनालिसिस का एविडेंस सबसे अच्छा होगा। तो इधर ये बात की गई है। क्वालिटी ऑफ जर्नल, अब लेट सपोज टेंस का मैं चेक करना चाह रहा हूँ इफेक्टिवनेस है, तो मैं जो है किसी जर्नल में मैंने देखा कि इसमें रिसर्च हुई हुई है, अगर जर्नल जो है भरोसे लायक है तो मैं कहता हूँ हाँ चलो ठीक है। जर्नल को हम कैसे पता चलता है कि ये जर्नल अच्छा है, इसमें अच्छी रिसर्चेज होती है, इसमें बुरी होती है? वो इम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है। इम्पैक्ट फैक्टर अगर ज़्यादा है तो उस जर्नल का जो है अच्छी है, तो जर्नल अच्छी होगी। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? साइटेशंस, साइटेशंस किसे कहते हैं? मेंशन करना। आप एक रिसर्च से कोई बात लेते हैं, अपनी रिसर्च में लिखते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं, कहीं लिखते हैं तो आप मेंशन करते हैं, रेफरेंस उसका लेके जो है ना अपने बुक में आखिर में पेश कर देते हैं, तो वो एक साइटेशन हो जाती है, मतलब मेंशन हो जाता है। जिस तरह हम लोग फेसबुक के एक बंदे को टैग करते हैं तो उस बंदे को पता चल जाता है कि इसने मुझे टैग किया है। तो इस तरह साइटेशंस, तो साइटेशन जो होती है रिसर्च के साथ होती है। तो एक जर्नल है, जिस तरह KMU का अपना जर्नल होता है, कॉकरेन एक, कैकरेन तो नहीं, हर एक यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर मोस्टली जर्नल्स होते हैं, इसके अलावा और जर्नल्स होते हैं। तो उसमें रिसर्चेज आती है, उस रिसर्चेज की जो साइटेशंस हैं उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उसमें है, रिसर्चेज जितनी हैं उस जर्नल के अंदर, तो आपको इम्पैक्ट फैक्टर मिल जाता है, सही है। साइटेशन ज़्यादा होगी तो जर्नल उतना अच्छा होगा। तो इसके अलावा जो है, जो साइंटिस्ट या स्कॉलर होता है या रिसर्चर होता है जो कि रिसर्च करता है, आपको अगर उसका पता हो कि ये रिसर्चर अच्छा है तो उसकी रिसर्च भी अच्छी होगी। तो इन चीज़ों की बेसिस पे आप जो है पता लगा सकते हो। तो इसके बारे में कि इस रिसर्चर की प्रोडक्टिविटी के बारे में एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स है। एच इंडेक्स में आप पहले से एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हो कि इसकी इतनी रिसर्चेज में इतने, लेट सपोज 5 रिसर्चेज, 5 में नंबर लेता हूँ तो H5 हो गया, ठीक है, 5 इंडेक्स। तो अगर 5 रिसर्चेज में 5 साइटेशन से ऊपर आ रही है तो मैं कहता हूँ चलो ये, और कितनी बार आई है, तो ये उसका H इंडेक्स होता है। I10 इंडेक्स में ये बताता है कि कितनी इसकी रिसर्चेज में 10 से ज़्यादा साइटेशंस आई है। लेट सपोज उसकी 10 रिसर्चेज है, ठीक है, 10 रिसर्चेज उसने की हुई है अलग अलग, उसमें 3 में 10 से ऊपर साइटेशंस हुई है। 3 ऐसी रिसर्चेज है जिस पे लोगों ने साइटेशंस काफ़ी ज़्यादा की है, तो उसका I10 इंडेक्स 3 आएगा, सही है। तो जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा होगा। तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी भरोसे लायक रिसर्च है, उससे फिर आप एविडेंस ले सकते हैं, सही है। अब ये प्रैक्टिकल है तो इसका ये ख़त्म हो गया।